गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट ईयर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सब्जेक्ट है बेसिक जिसका सब्जेक्ट कोड है KEE 101 ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट कोड है जो कि हमने बताया कि 5 मॉड्यूल में बना हुआ है। तो पहला मॉड्यूल जो है हमारा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। इसमें हम लोग पहले मॉड्यूल की बात करेंगे। तो पहले मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी सर्किट, दूसरा आपका एसी सर्किट, तीसरा आपका ट्रांसफार्मर, एंड 3 फेज एसी सर्किट। चौथा आपका तो नेक्स्ट यूनिट मॉड्यूल 4 में आपका है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, और लास्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब बात करेंगे कि किस मॉड्यूल में क्या क्या आपका कवर है। तो डीसी सर्किट जो बेसिकली है उसमें तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके इंटरमीडिएट से स्टार्ट किया गया है। इंटरमीडिएट मतलब आपको जो इंटरमीडिएट में सीरीज पैरेलल सर्किट बताया गया उसके बारे में, फिर बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में, फिर बात करेंगे इसके अंदर हम लोग कि केवीएल कैसे, किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम लोग कहते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग इंजीनियरिंग की तरफ आएंगे। तो इंजीनियरिंग की तरफ जैसे ही आएंगे तो सर्किट के एनालिसिस करने की, डीसी सर्किट एनालिसिस करने के अलग अलग टाइप्स हैं, मेथड्स हैं। तो उनमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपका डीसी सर्किट का जो बेसिक है आपका हमने बताया, जो इंटरमीडिएट लेवल से आप जानते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे बताया गया है कि किसी ने कि मैक्सवेल ने अपना एक नया लॉ बनाया जिसको मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ कहते हैं। उस मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ में उन्हीं डीसी किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ही यूज करते हुए सर्किट के एनालिसिस करने का डिफरेंट मेथड बताया गया, दूसरा तरीका बताया गया। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम आएंगे थ्योरम्स पे। तो कुछ 3 टाइप के आपके 3 से 4 टाइप के थ्योरम्स हैं, जिसमें आपका पहला है कि सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको थेवेनिन थ्योरम, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको नॉर्टन थ्योरम, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सर्किट है। तो उसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, स्टार टू डेल्टा, स्टार सर्किट क्या होता है, डेल्टा सर्किट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हुए फिर स्टार सर्किट को किस तरह से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर डेल्टा सर्किट को किस तरह से स्टार सर्किट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ही मॉड्यूल 2 की बात करेंगे एसी सर्किट। तो एसी और डीसी में बहुत ही बेसिक एक डिफरेंस है जिसको आपको बताया जाता है कि ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी करें वो आपका एसी क्वांटिटी कहलाता है, और ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी न करें तो हम लोग डीसी क्वांटिटी कहते हैं। तो एसी सर्किट में हम लोग भी एनालिसिस करेंगे क्या कि एसी सर्किट में फिर से सर्किट की एनालिसिस करेंगे। तो अब जो एसी सर्किट में एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस हमारा जो है तो इस यूनिट में ये मॉड्यूल चैप्टर वाइज डिवाइड है। तो पहले चैप्टर में पहले चैप्टर में जो मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल के जो पहला चैप्टर वो आपका सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सिंगल फेज एसी सर्किट में हम लोग डिस्कस करेंगे
कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कहते हैं। तो इन तीनों एलिमेंट का एसी सर्किट में, एसी सप्लाई में क्या बिहेवियर है, पहले इसको स्टडी करेंगे। तो पहले यूनिट के पहले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जिनको हम लोग रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कहते हैं, उनका एसी सप्लाई पे क्या बिहेवियर है, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमारा सिंगल फेज सीरीज सर्किट में नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा सीरीज आरएल सर्किट, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा सीरीज आरसी सर्किट, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा सीरीज आरएलसी सर्किट। इन सीरीज सर्किट के कॉम्बिनेशंस को भी हमको सिंगल फेज एसी सप्लाई पे बिहेवियर स्टडी करना है कि इनको एसी सप्लाई देने पे किस तरीके से बिहेव करते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट आपका जो इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है इनका पैरेलल सर्किट, इनका पैरेलल कनेक्शन है। उस पैरेलल कनेक्शन में हमको देखना है कि पैरेलल आरएल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल आरसी कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल आरएलसी कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो इसी मॉड्यूल के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है आरएलसी सर्किट में, और रेजोनेंस सर्किट कंडीशन क्या होता है आरएलसी सर्किट में। इस तरीके से इस पूरे एसी सर्किट में इस तरह से हमको 3 से 4 चैप्टर को पढ़ते हुए इस मॉड्यूल 2 के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट मॉड्यूल 3 है, तो मॉड्यूल 3 में हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में भी आप लोग कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस कर चुके होंगे या कुछ बेसिक नॉलेज जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका पर्पस हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। फिर इसी के अंदर एक और चैप्टर जुड़ा हुआ इसी मॉड्यूल के अंदर जिसको कहते हैं 3 फेज एसी सर्किट। तो 3 फेज एसी सर्किट क्या है, सिंगल फेज एसी सर्किट का एडवांस है जो कि हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पे थोड़ा यूज होता है, और जो हमारा सिंगल फेज सप्लाई होता है वो कम डोमेस्टिक लेवल पे यूज होता है। तो अब आगे बात करेंगे तो 3 फेज एसी सर्किट में भी आपका जो अंदर थोड़ा हम इसके सिलेबस की बात करेंगे तो इसके सिलेबस में हमारा आता है कि 3 फेज एसी सर्किट के कनेक्शन कि 3 फेज एसी सर्किट कितने टाइप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो हमारे पहले यूनिट में हमने बताया कि एक टॉपिक आता है आपका स्टार और डेल्टा सर्किट। तो स्टार और डेल्टा सर्किट में ही का कनेक्शन आपका इसमें 3 फेज एसी सर्किट में आता है कि अगर हमको 3 फेज एसी सर्किट को कनेक्ट करना है तो हम मतलब मैक्सिमम 2 टाइप से ही कनेक्शन कर सकते हैं, या तो स्टार के फॉर्म में या तो डेल्टा के फॉर्म में। स्टार के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो कहलाएगा 3 फेज स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट, और डेल्टा के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो कहलाएगा 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड एसी सर्किट। फिर उनके कनेक्शन को पढ़ते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या है, इसके बाद इसके बेसिक्स कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो मॉड्यूल 4 है उसके बारे में बात करते हैं। तो मॉड्यूल 4 क्या है, तो मॉड्यूल 4 जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो हम डिस्कस करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन पहले जो है वो कैटेगराइज हुआ है कि एक मशीन किस तरीके से बिहेव करता है। एक मशीन किस तरीके से बिहेव करता है तो इसको हम जनरली समझेंगे एक मशीन 2 तरीके से काम करता है। अगर उस मशीन से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके हम लोग उस मशीन से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो मशीन क्या कहलाता है, हमारा मोटर। अगर एक मशीन ऐसा है जिसको हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर करके उससे मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। लेकिन एक ऐसा मशीन जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं उसी मशीन को उस टाइम हम लोग कहते हैं जनरेटर। मशीन तो एक ही है, लेकिन जब हम बात करें कि हम किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, हम किस फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं, तो अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दे करके मैकेनिकल फॉर्म में ले रहे हैं, अगर हम मैकेनिकल फॉर्म में दे करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले रहे हैं तो उस मशीन का नाम बदल जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दे करके मैकेनिकल फॉर्म में ले रहे हैं तो उस मशीन को कहते हैं हम लोग मोटर। लेकिन जब हम उसी केस में हम लोग मैकेनिकल फॉर्म में दे करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं तो उस फॉर्म में मशीन को कहते हैं जनरेटर। तो अब आगे बढ़ेंगे तो इस सिलेबस में अंदर क्या है कि पहले ये समझाया गया कि मशीन को कब जनरेटर समझना है, कब मोटर कहना है उस मशीन को। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो ये कैटेगराइज हो गया सप्लाई के ऊपर। सप्लाई के ऊपर बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि जो मॉड्यूल 1 और 2 है वो सप्लाई पे डिसाइड है। तो मॉड्यूल 1 क्या है, डीसी सप्लाई पे मतलब डिसाइड बेस मॉड्यूल है, और जो आपका मॉड्यूल 2 एसी सर्किट पे बेस मॉड्यूल है। तो यानी कि मशीन भी कैटेगराइज हो जाता है, एक को कहते हैं डीसी मशीन और एक को कहते हैं एसी मशीन। एक को कहते हैं डीसी मशीन, एक को कहते हैं एसी मशीन। फिर बात करेंगे डीसी मशीन में हमने बताया मशीन 2 तरीके से रोल करता है, या तो जनरेटर की तरह रोल करेगा या तो मोटर की तरह रोल करेगा। तो जब जनरेटर की तरह रोल करेगा तो उसको कहेंगे डीसी जनरेटर,
और जब मोटर की तरह रोल करेगा तो उसको कहेंगे हम डीसी मोटर। फिर उसके अंदर भी कई टॉपिक्स हैं जिसको हम मॉड्यूल वाइज में पहुंचते जाएंगे, उसको डिस्कस करते जाएंगे कि डीसी जनरेटर में उसके ईएमएफ इक्वेशन क्या आते हैं, उसके डीसी मोटर के टाइप इक्वेशन क्या आते हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, इस सब बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे एसी मशीन में। तो एसी मशीन में हमने बताया कि एसी सप्लाई भी दो भाग में कैटेगराइज हुआ है, जो कि एक है आपका सिंगल फेज, हमने बताया सिंगल फेज वाला पोर्शन किसमें पढ़ना है आपको मॉड्यूल 2 में, जो कि एसी सर्किट में है। लेकिन एक दूसरा कंडीशन है थ्री फेज। तो थ्री फेज वाले मॉड्यूल जो आपका सप्लाई है वो उसको किसमें पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे। यानी कि इस एसी मशीन को फर्दर कैटेगराइज किया गया है सिंगल फेज एसी मशीन और सिंगल फेज एसी इलेक्ट्रिकल मशीन और दूसरा थ्री फेज एसी इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक, तो बात करेंगे कि सिंगल फेज एसी मशीन में हम लोग आता क्या है। तो सिंगल फेज एसी मशीन में हम लोग सुने होंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या मशीन। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, तो हमने भी बताया कि जो सिंगल फेज सप्लाई होता है वो कहाँ नॉर्मली यूज किया जाता है, वो नॉर्मली यूज करते हैं डोमेस्टिक लेवल पर। ठीक, अब बात करेंगे थ्री फेज एसी मशीन। तो थ्री फेज एसी मशीन हमने बताया इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब जगहों पे हम लोग नॉर्मली थ्री फेज एसी मशीन का यूज करते हैं। अब बात करेंगे मॉड्यूल 5 की। तो मॉड्यूल 5 क्या है, मॉड्यूल 5 में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की, इलेक्ट्रिकल मतलब जो सप्लाई जाती है उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो इसमें कुछ बेसिक छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको एसएक्यू कहते हैं, एमसीबी कहते हैं, सीसीबी कहते हैं। ये सारे टर्म्स क्या है उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और फिर इसी मतलब मॉड्यूल में एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं बैटरी। तो बैटरी में क्या है कि टाइप्स ऑफ बैटरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैटरी क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ बैटरी में आता है आपका प्राइमरी बैटरी क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी क्या होता है। फिर इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे फिर बात करेंगे कि टाइप्स की वो बैटरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होगा इस तरीके से पांचों मॉड्यूल में ये कवर किया जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट 1 की बात करेंगे डीसी सर्किट में। तो डीसी सर्किट में भी अब बेसिक लेवल से हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें कवर होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे कि डीसी सर्किट को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक टर्म्स हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ होता है। तो पहला पॉइंट आता है चार्ज। ठीक, तो चार्ज को आप लोगों को बताया गया है कि पहले इसको नोट किस फॉर्म में करते हो जानेंगे। तो इसको हम लोग क्यू के फॉर्म में नोट करते हैं। चार्ज को नोट करते हैं क्यू के फॉर्म में। जहाँ पे इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट को क्या लिखते हैं कूलम। अब बात करेंगे चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है किसी भी मटेरियल का किसी भी मैटर का वो वैल्यू होता है जो किसी की तरफ उसको अट्रैक्ट या रिपल करता है। तो चार्ज का वो मतलब किसी भी मैटर की वो क्वालिटी जो किसी भी मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होता है या रिपल होता है, तो उस क्वालिटी को ही हम लोग चार्ज कहते हैं। मतलब चार्ज एक आपका उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर का। तो ये दो फॉर्म में होता है, या तो ये उस मैटर में पॉजिटिव फॉर्म में होगा या तो नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो जब पॉजिटिव फॉर्म में चार्ज होता है तो उसको हम लोग वहीं पे जहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग प्रोटॉन के नाम से पढ़ते हैं। और जब नेगेटिव फॉर्म में होता है वो चार्ज तो वहीं पे हम लोग केमिस्ट्री के में पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अब बात करेंगे कि चार्ज को नोट किस फॉर्म में करते हैं। तो चार्ज को हमने बताया कि क्यू के फॉर्म में नोट करते हैं, उसको मेजर करते हैं कूलम के फॉर्म में। ठीक, अब बात किया कि अगर चार्ज सेम हो,
अगर दो मैटर के चार्ज सेम हो तो उस केस में क्या होगा, अगर दो मैटर के चार्ज सेम होंगे तो उस केस में वो दोनों मैटर एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब वो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर दो मैटर के जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो ऐसे केस में वो दोनों मैटर क्या होंगे, एक दूसरे के तरफ अटैक होंगे, मतलब उनके बीच में एक आकर्षण होगा। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग करंट। तो करंट क्या होता है, तो बात करेंगे कि करंट को हम लोग नोट करते हैं किससे, आई से, और इसको मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर। तो अब बात करेंगे कि करंट, तो हम बात करेंगे कि करंट क्या होता है। तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे ही पढ़ रखा है कि करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, जिसको कहते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट की बात करेंगे, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को दिखाएंगे कैसे हम लोग, I इज इक्वल टू dq बाई dt। तो dq बाई dt को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, और ये क्वांटिटी जो आती है, ये क्वांटिटी किसके बराबर होती है, करंट की। तो करंट को हमने बताया कि मेजर किसमें करता है, डिनोट किससे करता है, आई से, लेकिन मेजर करते हैं इसको एम्पीयर। अब बात करेंगे हम करंट की दूसरे यूनिट की, तो दूसरे यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू की यूनिट ऑफ यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और टी क्या है, टी क्या है हमारा, टाइम। तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड। तो यानी कि करंट का दूसरा यूनिट अगर हम बात करें तो करंट के दूसरे यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, कूलम पर सेकंड। ऐसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर, लेकिन उसका एक सेकंड यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कूलम पर सेकंड। अब बात करेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल को इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग बात करेंगे, क्या बताया गया है कि किसी एकांक विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, मतलब किसी एकांक विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव, जिसको हम लोग पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, विभव। यहाँ पे हिंदी में इसकी बात करें कि क्या क्या कहते हैं, हमने डिस्कस नहीं किया। चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज को हम लोग कहते हैं आवेश, करंट को हम लोग कहते हैं धारा, पोटेंशियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, विभव, पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं हम लोग विभवांतर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग, विद्युत वाहक बल। ठीक, तो बात कर रहे थे कि इनका मतलब हिंदी में इनको क्या जानते हैं, तो हिंदी में आप इसको आवेश के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको आप धारा के नाम से जानते हैं। बात कर रहे थे पोटेंशियल की बात, तो पोटेंशियल हमने बताया किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो यानी कि the work done on a positive unit charge to bring from infinity to electric field, to bring a positive unit charge from infinity to electric field is known as potential, मतलब किसी, तो इस तरीके से अब बात करेंगे कि पोटेंशियल को हम लोग लिखते किस फॉर्म में है, डिनोट करते हैं इसको V से, और मेजर किस में करते हैं, वोल्ट में। ठीक, तो अब बात करेंगे, ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल, जिसको हम लोग बताया, हमने बताया कि मेजर डिनोट करेंगे V से और मेजर करेंगे वोल्ट में। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी सेम फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस, किसी दो पॉइंट पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मतलब जिसको हम हिंदी में विभवांतर कहते हैं। मतलब किसी सेम फील्ड में जो हमारा जहाँ पे दो पॉइंट हो जिसके समथिंग कुछ पोटेंशियल, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, कहने का मतलब ये है, और इसको भी हम लोग V से डिनोट करते हैं और वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इसको समझना हमको इस तरीके से कि कोई पॉइंट है, मतलब कोई फील्ड है जिसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, और इनके बीच में समथिंग कुछ जुड़ा हुआ है। अगर कोई एक एलिमेंट जिसको हम लोग रेजिस्टर कहते हैं वो जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिसाइड किससे करते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिसाइड करते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन क्या है, आइदर करंट VA से VB चल रहा है कि VB से VA चल रहा है। अगर करंट हमारा VA से VB चल रहा है तो पहले हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल एक टर्म आता है और हायर पोटेंशियल एक टर्म आता है लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल किसको कहेंगे, लोअर पोटेंशियल किसको कहेंगे। तो करंट जहां से फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो इस केस की बात करेंगे, इस फिगर की बात करेंगे, तो इस फिगर में या इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि करंट का फ्लो VA से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे, VA को कहेंगे हायर पोटेंशियल, और VB को कहेंगे
लोअर पोटेंशियल, ठीक, जिसको हम लोग पढ़ेंगे उच्च विभव निम्न विभव। तो बीए को कहेंगे हायर पोटेंशियल, बीबी को कहेंगे लोअर पोटेंशियल, बीए और बीबी। और करंट का डायरेक्शन हमने बताया ये हायर और लोअर डिसाइड किस पे होगा, करंट के डायरेक्शन पे। अगर ये करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए, बगल वाले फिगर में देख लेते हैं। यहाँ बगल वाले फिगर में देख लेते हैं, अगर उसी सेम एलिमेंट में मतलब उसी सेम रजिस्टर में वो अभी बीए एक पॉइंट बीए पे जुड़ा है, दूसरा पॉइंट उसका बीबी पे जुड़ा हुआ है। जहाँ पे एक पॉइंट पे पोटेंशियल हमने बताया मान लिया बीए है, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया बीबी है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि पहले फिगर में हमने क्या बताया कि करंट का डायरेक्शन क्या है, ए से बी चला, मतलब बीए से बीबी की तरफ चला। लेकिन दूसरे फिगर में हमने क्या ले रखा है कि पोटेंशियल क्या है, बीबी से बीए चल रहा है। पोटेंशियल क्या है, बीबी से बीए चल रहा है। तो ऐसे केस में हमने बताया कि आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि पोटेंशियल कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा। तो सिंपल इसमें पहचानने का तरीका बताया गया कि हमेशा करंट वहीं से फ्लो करता है जहाँ पे पोटेंशियल हाई होता है, और फ्लो कहाँ तक करता है जहाँ पे पोटेंशियल लो होता है। तो अब इस फिगर के लिए हम बीबी को क्या कहेंगे, हायर पोटेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च विभव, और बीए को कहेंगे क्या, लोअर पोटेंशियल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निम्न विभव। तो फिगर तो सेम है, बीए बीबी के बीच में आ जुड़ा, इस फिगर में भी बीए बीबी के बीच में आ जुड़ा, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में करंट का डायरेक्शन बीए से बीबी और दूसरे में करंट का डायरेक्शन बीबी से बीए। तो हमने बताया इन दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है कि बस आपको ये पहचानना है कि किसको हायर कहना है किसको लोअर कहना है। हायर आपको उसको कहना है जहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो करंट का फ्लो अगर बीए से स्टार्ट हो रहा है तो ये हायर कहलाएगा, करंट का फ्लो अगर बीबी से फ्लो मतलब स्टार्ट हो रहा है तो वो हायर कहलाएगा, लेकिन दूसरा वाला उसका लोअर कहलाएगा। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हायर ये है लोअर ये है, तो इस केस में लिखेंगे बीए माइनस बीबी। लेकिन अगर इस केस के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लिखना है तो ये हायर है और ये हमारा लोअर है, तो इस केस में लिखेंगे बीबी माइनस बी। ये हो गए टर्म्स पोटेंशियल डिफरेंस का। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक, तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो जाए। कहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो जाए, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, कोई एक सर्किट पढ़ रहे हैं जहाँ पे सर्किट किस टाइप का, डीसी सर्किट है, मतलब एक क्लोज सर्किट है। सर्किट वो तभी कहलाएगा जब वो क्लोज हो, और जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे इसी यूनिट में तो हम लोग एक क्लोज सर्किट ओपन सर्किट पढ़ेंगे। तो क्लोज सर्किट जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं और ओपन सर्किट जिसको खुला बंद परिपथ और खुला परिपथ के नाम से आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। हमने बताया इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो। ठीक, तो जब चार्ज का फ्लो क्या होगा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो उसी को हम लोग उस फोर्स को हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको सिंपली डिफाइन किया गया है, a force a cause by which electricity can be flow in a electrical circuit। लाइक एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा मतलब जिस कारण या जिस फोर्स के कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं। ठीक, बात करें अब इसका मेजरमेंट की, तो इसको भी हम लोग बी से लिखते हैं या कहीं कहीं ई से लिखते हैं, और जिसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, वोल्ट में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बी से या कहीं कहीं ई से लिखते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में। ठीक, ये हो गए हमारे बेसिक टर्म्स जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे कि क्या क्या ये टर्म्स होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में तो बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आता है क्या। तो जैसे एक जनरल सर्किट हम बात करें कि कोई सर्किट है जहाँ पे एक लैंप ये जुड़ा हुआ है। ठीक, इस लैंप में आपका ये लैंप फ्लो कब करेगा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगा, तो जब इस पर कोई बाह्य बल काम करेगा। तो बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन फ्लो कराएगा, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हम डीसी फॉर्म में बात करें
कि अगर हम डीसी सर्किट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो डीसी फॉर्म में हमारा एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म में क्या काम करेगा। तो आप लोगों ने सुन रखा होगा बैटरी सेल। तो ये बैटरी सेल क्या होता है कि हमको क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बैटरी सेल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका होता है कि दो प्लेट्स बनाते हैं, जहाँ पे ये बड़ा वाला प्लेट क्या होता है, जहाँ पे ये बड़ा वाला प्लेट पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है और छोटा वाला प्लेट क्या करता है, इस नेगेटिव साइन को शो करता है। तो ये हमारा बताया ये किसका सिंबल है, ये सेल और बैटरी का सिंबल। ठीक, अब ये क्या करेगा, यही क्या करेगा, इस सर्किट, अब ये क्या हो गया, सर्किट अभी तक जब तक ये बैटरी नहीं लगा था तब तक ये सर्किट क्या था, ओपन था। अब इस बैटरी के लग जाने से क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही बैटरी सर्किट क्लोज होगा तो इस बैटरी के लगने के कारण क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन होगा, यानी कि इस बल्ब के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब वो फोर्स जिसके कारण किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात करें एसी फॉर्म में, तो एसी फॉर्म में अगर हमको किसी सर्किट को एनर्जी देना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरेटर। तो अगर हमको कहीं एनर्जी देना हो तो यानी कि अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो डीसी लेवल पर हम लोग कहते हैं सेल बैटरी और एसी लेवल पे कहते हैं जनरेटर। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि ओम्स लॉ। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, क्या, ओम्स लॉ। जो भी हमने बताया कि ये बेसिक सारे टर्म्स हैं जो कि आप लोग इंटरमीडिएट में डिस्कस कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बताया गया है आपको, इंटरमीडिएट लेवल पे बताया गया है कि ओम्स लॉ क्या होता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कहलाता है ताप, दाब, वॉल्यूम, आयतन एक्सेट्रा, क्या वो ये सब कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों पे लगे हुए विभवांतर के समानुपाती होता है। ये आपको जनरली यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम की क्लासेज में बताया गया है। ये किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जिसको कहते हैं ताप, दाब इत्यादि, ये क्या हो, स्थिर हो, तो उस चालक के सिरों से बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर के समानुपाती होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो समानुपाती होता है, यही लॉ आपका क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ के बारे में। तो इसको हम लोग जनरली यहाँ पे कहेंगे कैसे, if the physical state are constant such as temperature, pressure, volume etc, then the current flow through any conductor is directly proportional to the potential difference across its terminal। ठीक, अब बात है कि यहाँ पे टर्म आता है, वर्ड आ रहा है हमारा कंडक्टर, तो हिंदी में बात करें टर्म आ रहा है चालक। तो चालक और कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा कि चालक कंडक्टर क्या होता है कि चालक क्या होता है जिसमें करंट का फ्लो बहुत ही इजी वे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर या चालक कहते हैं। मतलब इंग्लिश में कंडक्टर, हिंदी में चालक कहते हैं। तो इसी चालक से जुड़े हुए दो टर्म्स और हम उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है आपका कुचालक और एक वर्ड है आपका अर्धचालक, जिसको हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, अर्धचालक को कहते हैं। इंसुलेटर किसको कहते हैं, कुचालक को कहते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं और इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ही नॉमिनल वे में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो जिसे अर्धचालक में सेमीकंडक्टर के एग्जांपल होते हैं हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, और आपका कंडक्टर में जो जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, ये सब सारे हैं। इंसुलेटर में ये वुड्स वगैरह लकड़ियों के लिए ये सारे मतलब मटेरियल किस आते हैं, कुचालक में आते हैं। तो ओम्स लॉ में बात कर रहे थे कि if the physical states are constant then the current flow through any conductor is directly proportional to the potential difference across its terminal। यहाँ पे दो चीज आता है, एक होता है I प्रोपोर्शनल भी, एक होता है V प्रोपोर्शनल। तो देखने में तो दोनों सेम लगेगा कि V प्रोपोर्शनल I है और I प्रोपोर्शनल V है। तो अब बात होगा कि कौन सा, ये ओम्स ये वाला वर्ड कह के गए हैं कि ओम्स ये वाला वर्ड कह के गए हैं। तो उन्होंने बात करेंगे कि जनरली अब हम लोग लिखना होता है तो कहीं पे कुछ भी लिख देते हैं, कभी कभी V प्रोपोर्शनल I भी लिख देते हैं, कभी कभी I प्रोपोर्शनल V भी लिख देते हैं। लेकिन बात करेंगे कि सही कौन सा। तो ओम्स ने बताया था कि किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण जो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। विभवांतर पहले से नहीं रहता है, यानी कि पहले क्या काम कर रहा है, करंट काम कर रहा है।
इस करंट के फ्लो होने के कारण उस चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और उस उत्पन्न विभवांतर के वो समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, I प्रोपोर्शनल V कहते हैं। अगर आप V प्रोपोर्शनल I कह रहे हैं तो आप लिखने के वे में तो सही लिख रहे हैं, लेकिन वो जो कहा गया स्टेटमेंट उसके हिसाब से वो गलत है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी कहेंगे तो ये क्या है, I प्रोपोर्शनल V, क्योंकि उन्होंने कहा गया है कि करंट के फ्लो होने के कारण ये चीज है। ठीक, अब बात करेंगे कि जब इस प्रोपोर्शनल साइड को हम लोग हटाएंगे तो ये होता क्या है, तो ये हो जाता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग 1/r लिखते हैं इनटू b। अब बात करेंगे कि ये 1/r क्या होता है। इस 1/r को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, जिसको G से डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें R क्या होता है, इसमें R क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और इसका जो क्या होता है व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको G से डिनोट करते हैं। तो जहाँ रेजिस्टेंस का यूनिट होता है क्या, ओम, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स।